देश की शान हमारा किसान। 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आपने ट्यून किया है रेडियो केजीएमयू गूंज। मैं हूं आपके साथ आरजे अभिषेक। और देखिए, जब हम रेडियो केजीएमयू गूंज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जान है तो जहान है, यही रेडियो केजीएमयू गूंज की पहचान है। यानी हम अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देते हैं, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। और जब बात हम स्वास्थ्य की करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे स्वास्थ्य का जो लेन देन होता है वो हमारे खान पान से साफ तौर पर होता है। और जब खान पान की हम बात करें, जिक्र करें, तो हम फिर याद करते हैं अपने देश के किसानों को, क्योंकि वो जो अन्न उगाते हैं, वो जो फसल उगाते हैं, उसी से हमारा भरण पोषण होता है और बेहतर तरीके से हम अपनी जीवन जो है वो अपना जी पाते हैं। ठीक है, तो अगर जब हम किसानों की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि रेडियो केजीएमयू गूंज काफ़ी लंबे समय से एक स्पेशल प्रोग्राम, खास प्रोग्राम अपने देश के किसानों के लिए लेकर के आ रहा है, जिसका नाम है देश की शान हमारा किसान। और ये इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से लाया गया प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसके तहत हम तमाम तरह की फसलों की उन्नत विधि पर हम बात करते हैं कि कैसे उन्हें उगाया जाए, कैसे खेती की जाए, ताकि वो जो है फसल का जो उपज हो वो बेहतर हो और किसानों को फ़ायदा हो। इसी संबंध में आज हमारा जो विषय है वो है गन्ना फसल की बेहतर उत्पादन तकनीक। इस विषय पर हम बात करेंगे और एक्सपर्ट के तौर पर इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अभिषेक। सर, आज जैसा कि हमने अभी विषय बताया कि गन्ना फसल की बेहतर उत्पादन तकनीकी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो हमारा ये कार्यक्रम है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, इसको बहुत सारे किसान इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो एक बार फिर से अगर हम बूस्टअप की बात करें तो अपने किसानों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम उनके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? बिल्कुल अभिषेक, देखिए यहाँ पर हम लोग अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाई जो हमारा खेती करता है वो अपनी खेती में कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा उपज कैसे ले पाए, इसके साथ साथ अपनी फसल को आने वाले कीड़ों और बीमारियों से कैसे बचाए, जिसकी वजह से वो ज़्यादा उपज ले पाए और कुल मिलाकर के उसको कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो ये कार्यक्रम जहाँ तक मेरा मानना है किसानों के लिए बहुत ही हितकर है। हम लोगों का इस कार्यक्रम के तहत हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि हम अपने किसान भाइयों को अच्छी जानकारी दे पाएँ, हर एक फसल से संबंधित जानकारी दे पाएँ और कोशिश में ये रहते हैं कि अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ किसान भाई जिस फसल की खेती का समय है, जिस फसल की खेती हमारे किसान भाई करने जा रहे हैं, वो उससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम हम उनके लिए लेकर के आए, जिसको वो सुन करके और उससे लाभ उठा पाएँ। बिल्कुल सर, तो जाहिर सी बात है कि उसी संबंध में जो आज का विषय है उसका चुनाव हम लोगों ने किया है। तो अगर हम गन्ना फसल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अपने किसानों के लिए कि जो किसान हैं वो गन्ने की खेती करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो खेत की जो तैयारी होती है, जो खेत का चयन होता है, सबसे पहले वो कैसे उसे निर्धारित करें, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, फिर आगे की बातचीत हम करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा अभिषेक। देखिए, अभी गन्ना की बुआई हमारे किसान भाई लोग कर रहे हैं और बहुत सारे किसान भाई गन्ने की अपनी कटाई कर चुके हैं। उनका गन्ना जो अच्छा उत्पादन लिए हैं उसमें अब वो पेड़ी की फसल, गन्ने की पेड़ी की फसल लेंगे। तो अगर गन्ने की खेती के बारे में हम लोग बात करें, जैसा कि हम लोगों का आज टॉपिक भी है कि गन्ना फसल की बेहतर उत्पादन तकनीकी कैसे हो सकती है, तो मैं थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे देश की जो कृषि की अर्थव्यवस्था है वो उसमें गन्ना फसल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। देश में अगर कुल गन्ना क्षेत्रफल की बात करें तो उसका 60% हिस्सा केवल उत्तर भारत के टोटल जो गन्ना उत्पादन जितना एरियाज में होता है 60% हिस्सा केवल उत्तर प्रदेश में उसका उत्पादन होता है। अच्छा। तो इस तरह से देखें तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी राज्य है गन्ना उत्पादन में। और इन राज्यों में जो है संतुलित जो गन्ना किस्में हैं और उसका उन्नत उत्पादन तकनीकों को अपना करके गन्ने की जो उत्पादकता है उसको हमारे किसान भाई बढ़ा सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये था कि खेत की तैयारी कैसे करें या किस तरीके का खेत का चयन करना चाहिए। तो अब से इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि गन्ने की फसल लेने के लिए जो बलुई दोमट से लेकर के दोमट और भारी मिट्टी वाला जो खेत होता है
वो गन्ने की फसल की बुआई के लिए जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। और गन्ने की फसल की बुआई करने से पहले किसान भाइयों को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मिट्टी में जो है पर्याप्त नमी हो, और उसके लिए अगर ज़रूरत हो तो एक बार के लिए पलेवा भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर जब जुताई लायक हो जाती है मिट्टी, तो सबसे पहले जो है मिट्टी पलटने वाला जो हल है उसके माध्यम से मिट्टी को पलट लेना चाहिए। और उसके बाद जो है 3-4 जुताई जो है कल्टीवेटर से या रोटावेटर से करके अपने खेत को जो है अच्छी तरीके से भुरभुरी और समतल बना लेना चाहिए। बुआई से के समय अगर संभव हो सके किसान भाई के पास में हम अगर उपलब्ध है तो चाहे गोबर की खाद है या कंपोस्ट खाद है या प्रेसमड खाद है, 10 से 15 टन खाद अगर वो प्रति हेक्टेयर की दर से अपनी मिट्टी में मिला लेते हैं तो अच्छा गन्ना का उत्पादन ले सकते हैं। पूरा हम लोग जो है पोषण प्रबंधन जो है उसके बारे में विस्तृत आगे बात करेंगे, लेकिन खेत की चयन और तैयारी का ये है, तो इस तरीके से खेत का चयन और तैयारी किसान भाई को करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर हम गन्ने की फसल की बुआई के समय के बारे में अगर जानना चाहें आपसे, तो बेहतर समय कौन सा होता है? जैसा आपने कहा कि अब शुरुआत लोग कर चुके हैं या कुछ लोग करेंगे जी, तो बेहतर समय क्या होता है? अब देखिए, अब से गन्ने की बुआई जो है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यतः जो है दो सीजन में की जाती है। तो लेकिन समय के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि गन्ने की बुआई हम उस समय करें जब जो तापमान है, हमारा वातावरण का जो तापमान है वो अगर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर है तो उस समय जो है बुआई करने से जो गन्ने का जमाव होता है वो अच्छा आ जाता है। और 20 से 30 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादातर जो है 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में, या फिर जो है 15 सितंबर से लेकर के अक्टूबर के आसपास जो है इस तरीके का टेम्परेचर पाया जाता है। तो इसको देखते हुए अगर बुआई के समय का निर्धारण करना हो तो सबसे पहला समय यही ले लेते हैं शरद काल में जो गन्ने की बुआई करते हैं। शरद काल का समय ये हो गया आपका 15 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक। और दूसरा गन्ने की बुआई की जा सकती है 1 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक, जिसको कि बसंत काल के समय का जो है गन्ने का बुआई इसका समय बोलते हैं। और एक विलंबित गन्ना भी कुछ हमारे किसान भाई करते हैं। विलंबित गन्ना जो है विशेषकर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान भाई गेहूं की कटाई करने के बाद में करते हैं। और ये गन्ने की बुआई जो है हमारे उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल से लेकर के 31 मई के बीच में किसान भाई करते हैं। बिल्कुल, मतलब ये जो समय आपने बताया है, अगर इस समय पे खेती की शुरुआत की जाए तो बेहतर उपज जो हमारे किसान भाई बहन पा सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहें कि जो गन्ने की बुआई होती है उसकी विधि की अगर हम बात करें, जो बीज की बुआई होती है उसकी विधि की अगर बात करें, तो वो क्या तकनीक लोगों को अपनानी चाहिए ताकि बेहतर नतीजा लोगों को मिले? अब बिल्कुल देखिए, गन्ने के बीज का जो चुनाव करना है, सबसे पहले तो उसमें ये देखना है कि जो भी बीज हम लें वो स्वस्थ हो और रोग से जो है रहित हो, किसी प्रकार का उसमें रोग ना हो। तो सबसे पहले तो हम इस तरीके का बीज का चुनाव कर लेंगे। और गन्ने का जो कैड़ा काटेंगे, जो है कैड़ा काटते हैं उसमें कम से कम एक कैड़े में 3-4 आँख कम से कम होनी चाहिए। और धारदार अगर गड़ासे से काटते हैं तो उससे क्या होता है कि गन्ना जो उसकी आँख होती है वो डैमेज नहीं होती है। तो धारदार से हथियार से उसका कैड़ा काट लेना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई कैड़ा काट करके डायरेक्ट बुआई कर देते हैं। तो मेरा ऐसे किसान भाइयों को सलाह ये रहेगा कि गन्ने के बीज को आप उपचारित जरूर करिए, क्योंकि जहाँ से आप काटते हैं गड़ासे से, जहाँ पे आप कट लगाते हैं, वहाँ का जो है टिश्यू जो होता है वो ओपन हो जाता है और वहाँ पर बैक्टीरिया और तमाम अलग तरीके के जो सूक्ष्म जीवी हैं उनका जो है प्रकोप होने का खतरा रहता है। तो इसलिए ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। और गन्ने की जो बीज है उसको ट्रीट करने के लिए हमारे किसान भाई जो है फ्लोमाटा नाम से एक दवाई मार्केट में उपलब्ध है, जो है इसको जो है 3 ग्राम दवाई फ्लोमाटा प्रति लीटर पानी में घोल करके गन्ने को कैड़े को उसमें जो है डुबो करके निकाल कर ले और उसके बाद फिर उसकी बुआई कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और करना है कि अलग अलग ऋतु में जो हमारे किसान भाई गन्ने की बुआई करते हैं, जैसे कि शरद काल में जो बुआई करते हैं
तो उस समय नाली से नाली की जो दूरी होती है, पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी होनी चाहिए, वो करीब करीब 90 सेंटीमीटर के आसपास रहना चाहिए। अगर बसंत काल में बुआई करता है हमारे किसान भाई, तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी करीब 75 सेंटीमीटर के बीच में रखना चाहिए। अगर विलंबित गन्ना हमारे किसान भाई बोते हैं तो उस दशा में नाली से नाली की दूरी जो है या पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है 60 सेंटीमीटर के बीच में रखना उत्तम होता है। इसके साथ साथ जो कूड़ की जो गहराई है वो 10 से 12 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और नाली की जो गहराई बना रहे हैं उसकी जो है 20 से 30 सेंटीमीटर से ज्यादा उसकी गहराई नहीं होनी चाहिए। बुआई करते समय एक चीज का और खास ख्याल रखना है कि जिस खेत में जो है दीमक की समस्या है, ऐसे खेत में बुआई करते समय जो है किसान भाइयों को एल्थ्रिन नामक एक दवा है, एल्थ्रिन 500 मिलीलीटर एल्थ्रिन जो है पर एकड़ में जो है किसान भाई डाल देते हैं, तो उससे क्या है, दीमक की समस्या से उनको निजात मिल जाएगा जो है। यानी ये अगर तरकीब अपनाएंगे तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो उपचार करना होता है बुआई से पहले जी, वो भी कंप्लीट हो जाएगा और बेहतर उपज मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल। देखिए, दो चीजें हैं इसमें अभिषेक। एक तो मैंने बताया बीज का शोधन, तो बीज का शोधन हमारे किसान भाइयों को फ्लोमाटा दवाई जो है वो 3 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी में घोल करके गन्ने का जो कैड़ा है, जो बीज है, उसको उसमें डुबो करके निकालना है। और दूसरा जो है, अगर खेत में दीमक की समस्या है तो एल्थ्रिन जो है, एल्थ्रिन नामक दवाई 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करते हैं, तो दीमक की समस्या से निजात मिल जाएगी जो है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमने बीज के शोधन वगैरह की बातचीत कर ली है, समय की बात कर ली है, खेत का चयन कैसे करें इस पर बात कर ली है। अभी आपसे जानना चाहते हैं उन्नत किस्मों के बारे में कि जो गन्ना फसल है उनमें कौन कौन सी उन्नत किस्में आती हैं, उसके बारे में ज़रा सा बताएं। बिल्कुल अभिषेक, देखिए, गन्ने की फसल में 2 तरीके का बीज है। एक तो जो कम अवधि वाले हैं, शीघ्र पकने वाली हैं, और एक मध्यम देर से पकने वाली किस्में हैं। तो अगर हम शीघ्र पकने वाली उन्नत किस्मों की बात करें तो उसमें सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा जो अच्छी है, कोलख 94-184 के नाम से है, वीरेंद्र के नाम से भी इसको जानते हैं जो है। और इसकी औसत उपज जो आती है वो 75 से 80 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास आती है। और इसमें रस से जो पोल का प्रतिशत होता है वो करीब 18% के आसपास होता है। और व्यावसायिक चीनी परता की अगर बात करें तो करीब जो है 9 से 10 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास इसमें आता है। इसके लिए ये वैरायटी जो कोलख 94-184 है, इसको उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार और पश्चिम बंगाल और झारखंड के किसान भाई भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरी प्रजाति जो मुझे याद आ रही है वो एक कोलख 9709 के नाम से आती है, और इसकी भी औसत उपज जो है 75 से 80 टन प्रति हेक्टेयर की आसपास है। इसमें जो इसके रस में जो पोल का प्रतिशत है वो 18% है, लेकिन ये तब मिलेगा जब 300 दिन पर जो है उसकी कटाई की जाएगी जो है। व्यावसायिक इसका चीनी परता भी जो है 9 से 9.5 टन पर हेक्टेयर के आसपास आता है। और इसको जो है हम किसान भाइयों को, स्पेशली जो उत्तर प्रदेश के हमारे किसान भाई हैं, उनको ये संतुलित वैरायटी लगाने की जो है सलाह देते हैं। तीसरी वैरायटी है जो को 0238 के नाम से आती है, और इसकी जो औसत उपज है ये करीब जो है 80 से लेकर 82 टन के आसपास प्रति हेक्टेयर के आसपास आती है। और इसके रस में जो पोल प्रतिशत है वो भी 18% के आसपास आता है। और इसका व्यावसायिक चीनी परता इसका भी 10 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास आता है। और ये भी जो है उत्तर भारत के जो है उत्तर मध्य, उत्तर पश्चिम और पूर्वी जो क्षेत्र है, जो जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों के लिए ये वैरायटी भी संतुलित है। चौथी वैरायटी जो मुझे याद आ रही है वो कोलख 07201 के नाम से आती है, और इसका जो औसत उपज है, इसका औसत उपज करीब 85 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास आता है। और इसके रस में जो पोल का प्रतिशत है वो 70% के आसपास होता है, अगर इसकी कटाई जो है 300 दिन के आसपास में करी जाती है। इसमें भी चीनी परता जो होता है वो करीब 9.33 टन पर हेक्टेयर के आसपास में आता है। और ये इसके लिए जो संतुलित क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश का जो है पश्चिम क्षेत्र हो गया, मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, पंजाब हो गया, और राजस्थान और उत्तराखंड के कुछ उसमें जिले में इसको लगाने का संतुलित है जो है। और 5वें नंबर की जो वैरायटी मुझे याद आ रही है वो कोलख को 0232 के नाम से है। इसकी थोड़ी औसत उपज कम है,
करीब 68 टन पर हेक्टेयर के आसपास में आती है। और इसके रस में जो पोल का प्रतिशत है वो भी करीब करीब जो है 16.5% के आसपास है। इसका व्यावसायिक चीनी परता जो है वो करीब जो है 7.83 टन पर हेक्टेयर के आसपास आता है। और ये भी पूरे उत्तर प्रदेश में जो है लगाने के लिए उपयुक्त पाई गई है। मध्यम देर से पकने वाली अगर किस्मों की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो है ये कोसा 08-279 है, और कोसे 01-434 है, कोसा 08-276 है, कोसे 08-452 है, कोसा 84-32 आती है, कोसा 96-275 है, कोसा 97-264, यूपी 0097, कोसा 96-26-9। इस तरीके की बहुत सारी किस्में हैं जिसका उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं, और इससे जो है अच्छी जो है पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जितनी किस्में आपने बताई, अच्छा इनमें अगर किसी को चयन करना हो कि भाई बहुत सारी किस्में हैं, 10, 12, 15 तो शायद मुझे लग रहा है आपने ही बताया जी। इसमें अगर किसान भाई बहन को चयन करना हो कि उनके खेत के हिसाब से कौन सी किस्म सही है, तो किन बातों का वो ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी किस्में आपने बताई हैं। देखिए, ये मैंने किस्मों के साथ साथ ये बताया कि किस एरियाज के लिए रिकमेंडेड है, किस कौन से क्षेत्र के लिए ये जो है संतुलित किस्में हैं। क्षेत्र से ये होता है कि उस क्षेत्र की मिट्टी कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, ठीक है, उसकी मिट्टी में पाए जाने वाला जो अलग अलग तरीके का जो न्यूट्रिएंट है, जो है उर्वरक जो ऑलरेडी मिट्टी में उपस्थित है, उसको ध्यान में रख करके ये किस्में संतुलित की गई हैं। और ये संतुलित किस्में हमारे जो है IISR लखनऊ के जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है हमारा लखनऊ में, उसके द्वारा संतुलित की हुई ये सारी किस्में हैं। इसमें आपने बोला स्पेशली अगर बात करें तो मुझे सबसे अच्छा जो है को 02-238 लगता है शीघ्र पकने वाली में, क्योंकि इसमें जो है किसान भाई को उपज अच्छी खासी उपज मिल जाती है, 80 से 82 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास मिल जाती है। रस में पोल का प्रतिशत भी अच्छा है, और सभी प्रकार की मतलब ये ऐसी जो है वैरायटी है जो मतलब ज़्यादातर तरीके की मिट्टी, जैसे दोमट मिट्टी है, भारी मिट्टी है, या थोड़ी हल्की भी है, तो सब तरीके की मिट्टी में अपने आप को अच्छे से ढाल भी लेती है। तो मतलब अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि अच्छी किस्म का चुनाव कर पाएंगे हमारे किसान भाई बहन, और बेहतर जो है कम लागत में फ़ायदा ज़्यादा पा सकेंगे। अगर हम पोषण प्रबंधन की बात करें गन्ना फसल की डॉक्टर साहब, तो वो कैसे किया जा सकता है ताकि जो हमारी उपज हो वो और बेहतर हो? ये सर अभिषेक, आपने ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने जिन चीज़ों पे बात किया, एक तो सबसे पहले तो बीज का चुनाव हो गया, अच्छे बीज का चुनाव होना चाहिए। दूसरा, बीज को हमारे किसान भाइयों को हमेशा, जैसे मैंने बताया कि उसको ट्रीट करके, उसका उपचार करके ही लगाना चाहिए। और उसके बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा है कि गन्ने की फसल में जो है फसल का पोषण प्रबंधन किस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको ऐसे ही इससे इतर एक बात बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो किसान भाई हैं वो गन्ने की ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेड़ी या 2 पेड़ी ले पाते हैं। और ब्राज़ील जैसा देश, जो कि गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, वहाँ पे औसतन किसान जो है 5 से 6 पेड़ी ले पाते हैं। तो 5 से 6 पेड़ी ले पाने का मतलब ये हो गया कि वो अपने फसल में जो पोषण प्रबंधन है और फसल सुरक्षा का जो उपाय है, उसको हमारे किसान भाई अगर बेहतर तरीके से करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ी ले पाएंगे। क्योंकि होता क्या है अभिषेक कि एक बार जब गन्ने की किसान भाई हमारे एक बार बुआई करते हैं, तो अगर अच्छा पोषण प्रबंधन नहीं है तो सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि उनका उत्पादन कम आता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान होता है कि उत्पादन कम आने के साथ साथ उसकी वो पेड़ी नहीं ले पाते हैं। क्योंकि कहीं पर अगर मान लीजिए फसल सुरक्षा उपाय नहीं किया और कहीं पे फसल डैमेज हो गई, नुकसान हो गया, तो उसकी पेड़ी की हमारे किसान भाई अगले साल नहीं ले जा पाते हैं। उसकी वजह से क्या करना पड़ता है, उनको हर साल नए गन्ने फसल की बुआई करनी पड़ती है। और आप जानते हैं कि गन्ने का बीज कितना महंगा है। बिल्कुल 400 रुपये कुंटल के आसपास गन्ने का बीज है। 25 से 30 हज़ार रुपया किसान भाई का प्रति एकड़ की अगर हम बात करें तो 25 से 30 हज़ार रुपये का तो बीज का केवल खर्चा आ जाता है। उसके बाद जो है उसके खेत की जुताई और बुआई का जो खर्चा आता है। तो हमारे किसान भाई अगर सही से फसल पोषण प्रबंधन करें और फसल सुरक्षा जो उपाय है उसका अगर उपयोग करें तो उनको
ज़्यादा पेड़ी वो ले पाएंगे और उनको दो तरीके से फ़ायदा होगा। एक तो ज़्यादा पेड़ी ले पाएंगे तो उनको जो बुआई का खर्चा है वो भी बचेगा और अच्छे फसल प्रबंधन से, पोषण प्रबंधन से वो ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले पाएंगे। तो अब हम फसल पोषण की बात करते हैं जी। पोषण में सबसे पहले गन्ने की बुआई करते समय हमारे किसान भाइयों को अगर एनपीके ले रहे हैं, एनपीके में 12-32-16 अगर ले रहे हैं तो हमारा इंडोरामा का जो प्रीमियम पैकेज है, हमारा प्रीमियम पैकेज ये कहता है कि किसान भाइयों को एनपीके 12-32-16 जो मार्केट में उपलब्ध है, बाज़ार में उपलब्ध है, वो करीब 100 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लेना चाहिए। इसके साथ में एमओपी 10 से 15 किलो एमओपी लेना चाहिए अगर किसान भाई एनपीके 12-32-16 यूज़ कर रहे हैं तो। अन्यथा अगर किसान भाई फास्फेटिक के में 10-26-26 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रति एकड़ 125 किलोग्राम एनपीके 10-26-26 लेना पड़ेगा, लेकिन फिर एमओपी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हमारे किसान भाई एनपीके 14-28-14 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 115 किलोग्राम 14-28-14 प्रति एकड़ की दर से और उसके साथ साथ 10 से 15 किलोग्राम एमओपी लेना आवश्यक होगा। अगर किसान भाई हमारे फास्फेटिक के रूप में डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो प्रति एकड़ 70 किलो डीएपी और 40 किलो एमओपी डालने का रिकमेंडेशन है। इसके साथ साथ किसान भाइयों को, चूँकि हम लोग यहाँ पोषण प्रबंधन की बात करते हैं, तो बुआई के समय ही इंडोरामा कंपनी द्वारा मार्केट में लाया गया बहुत ही एक उत्कृष्ट प्रोडक्ट है जिसको हम लोग पारस सिलिका के नाम से बोलते हैं। 50 किलोग्राम पारस सिलिका का इस्तेमाल करना चाहिए। पारस सिलिका बहुत ही उत्कृष्ट प्रोडक्ट है और ये हमारे फसल में आने वाली जैविक और अजैविक जो भी तनाव होता है, जो फसल को महसूस होता है, उससे बचाता है और पैदावार को बढ़ाता है। तो पारस सिलिका 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, इसके साथ साथ पारस बीटा डायमंड 10 किलोग्राम की दर से पारस बीटा डायमंड, बेंटोस 10 किलो और 33% जिंक 5 किलो बुआई करते समय लेना है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। डीएपी अगर लेते हैं तो 70 किलोग्राम डीएपी, 40 किलोग्राम पोटास, 50 किलोग्राम पारस सिलिका, 10 किलोग्राम पारस बीटा, 10 किलोग्राम बेंटोस और 5 किलोग्राम 33% जिंक हमारे किसान भाइयों को बुआई करते समय लेना है। इसके बाद जब अंकुरण की अवस्था में हमारा गन्ना आ जाता है और ये अवस्था आती है 21 से लेकर के 40 दिन के आसपास, तो इस अवस्था में हमारे किसान भाइयों को 45 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल छिड़काव के रूप में करना है, ब्रॉडकास्ट करना है। और 45 किलोग्राम यूरिया को जो है शक्ति यंटन एक बहुत ही उत्कृष्ट बायोस्टिमुलेंट है जिसका उपयोग करने से जो न्यूट्रिएंट है उसका जो है यूज इफिशियंसी बढ़ जाता है। तो 1 किलोग्राम शक्ति यंटन 45 किलोग्राम यूरिया में कोट करके अंकुरण की अवस्था में 21 से 40 दिन पे इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी बार हमको खाद का इस्तेमाल करना है जब हमारा गन्ने का फसल जो है 41 से 65 दिन का हो जाता है। उस समय फिर यही दोहराना है, 45 किलोग्राम यूरिया और शक्ति यंटन 1 किलोग्राम शक्ति यंटन को लेके 45 किलोग्राम यूरिया में मिलाकर कोटिंग करके डालना है। इससे क्या होगा, जो हम यूरिया डालेंगे उसकी क्षमता बढ़ जाएगी अभिषेक और ज़्यादा देर तक यूरिया जो है गन्ने की फसल के लिए खेत में उपलब्ध रहेगा। जब मुख्य जो है वृद्धि अवस्था आती है और मुख्य वृद्धि अवस्था आती है ये 66 दिन के बाद, 66 दिन से लेकर के शुरू होती है और 125 दिन के आसपास तक जाती है ये अवस्था। और मुख्य वृद्धि अवस्था में हमारे किसान भाइयों को जो है 66 से 90 दिन के बीच में 45 किलोग्राम यूरिया और 2 किलोग्राम एनपीके 19-19-19 का जो है स्प्रे करना चाहिए और नीचे से जो है 45 किलोग्राम यूरिया का ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। जब गन्ने की फसल हमारी जो है 91 से लेकर के 125 दिन के बीच में आ जाए तो उस समय हमारे किसान भाई को जो है 13-0-45 2 किलोग्राम और बोरान B20 ये 250 ग्राम बोरान दोनों को एक साथ में लेकर के मिक्स करके और उसका अगर स्प्रे करते हैं तो ये पूरा संपूर्ण जो है फसल का जो है पोषण प्रबंधन हो गया। और इस तरीके से अगर हमारे किसान भाई करते हैं तो हम भी अन्य देशों की तरह जो है 3 से लेकर के 4 या 4 से 5 पेड़ी जो है ले पाएंगे और
नॉर्मल जो पैदावार आती है उससे 15 से 20% ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे और कम से कम हर साल अगर बुआई नहीं करनी पड़ेगी तो प्रति एकड़ हम जो है बड़े आराम से 25-30 हज़ार की बचत कर पाएंगे। तो ज़्यादा पैदावार करके जो है इस पोषण प्रबंधन का उपयोग करके एक तो पैदावार में हम वृद्धि लेंगे तो वहाँ से 25 से 30 हज़ार रुपये एडिशनल इनकम हो सकती है। और अगर बार बार हमको बुआई नहीं करना पड़ा, पेड़ी से ही हमारा चल जाता है, तो वहाँ से 25-30 हज़ार की, तो प्रति एकड़ इस प्रीमियम पैकेज का इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई जो है प्रति एकड़ 50 से 60 हज़ार रुपया बड़े आराम से जो है उसने ही एरिया से बचा सकते हैं। बिल्कुल जी से बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने फसल प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी और मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों को भी बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी जिसका इस्तेमाल वो अपनी उपज को बेहतर करने में ज़रूर करेंगे। अब जब भी हम किसी खेती की बात करते हैं, किसी भी फसल की बात करते हैं, तो एक जो फसलों में बीमारियां लगती हैं या जो उनका कीट प्रबंधन होता है उसके बारे में भी जानना हमारे जो किसान भाई बहन हैं अति आवश्यक होता है उनको। तो गन्ना फसल की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें किस तरह से कीट प्रबंधन किया जाए या बीमारियों के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे उससे फसल की सुरक्षा की जाए? बिल्कुल जो है अभिषेक, देखिए सबसे पहले तो हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि जिस खेत में दीमक की समस्या अगर है तो वहाँ पे हमको जो है 500 मिली जो है प्रति एकड़ की दर से जो है एल्थरिन नामक दवाई का इस्तेमाल करना है, जिससे कि हम दीमक की समस्या से संपूर्ण निदान पा जाएंगे। बीज ट्रीटमेंट की बात करें तो फ्लोमटा हमने रिपीट किया, 3 ग्राम फ्लोमटा प्रति लीटर पानी में घोल करके हमको अपने बीज का ट्रीटमेंट करना है। और फसल सुरक्षा में कीट, बीमारी और खरपतवार ये तीनों आ जाए तो खरपतवार के लिए 25 से 45 दिन के बीच में जो है मैट्रीमान 200 ग्राम मैट्रीमान और डी साल जो है 400 मिलीलीटर डी साल दोनों को एक साथ में मिला करके स्प्रे करने से जो है खरपतवार का प्रबंधन हो जाएगा। इसके बाद जब अंकुरण अवस्था होती है तो उस समय जो है 2 या 3 तरीके के कीड़ों का लगने की संभावना ज़्यादा होती है। इसमें सबसे पहले माहू और सफ़ेद मक्खी, इसका प्रकोप होता है। तो माहू और सफ़ेद मक्खी से किसान भाई अपने फसल को बचाने के लिए प्लाइटान नामक एक दवा आती है, वो प्लाइटान जो है 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर से अगर छिड़काव करेंगे तो माहू और सफ़ेद मक्खी से गन्ने की फसल को बचाया जा सकता है। और इसके साथ जो कंतुआ आता है जिसको तना छेदक बोलते हैं, उसका सिटका जो बीच वाला सिटका होता है वो सूख जाता है और इससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि जब गन्ने की फसल अंकुरण की अवस्था में हो तो उसी समय जो है करीब 7.5 किलो जो है शक्ति फर्ट जो है ग्रेन्यूल के रूप में आता है, इसको शक्ति फर्ट को 7.5 किलोग्राम शक्ति फर्ट को अपने खेत में अगर छिड़काव करते हैं, डालते हैं तो तना छेदक की समस्या से निजात पाया जा सकता है। अब से जब कल्ले आने की अवस्था होती है, कल्ले आने की अवस्था में जो है चोटी बेधक कीट और पायरिल्ला इसका प्रकोप ज़्यादा रहता है। चोटी बेधक जिसको कि टॉप बोरर भी कहते हैं, तो इससे अपनी फसल को बचाने के लिए शक्तिजन नामक दवाई आती है, इसका 150 मिलीलीटर दवाई प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना है। और पायरिल्ला से अपने फसल को किसान भाई बचाने के लिए मंटुआस नामक एक दवाई आती है जिसका जो है 400 मिलीलीटर मंटुआस जो है प्रति एकड़ की दर से अगर स्प्रे करते हैं तो चोटी बेधक और जो है पायरिल्ला की समस्या से निजात पाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो है जब हमारी गन्ने की फसल जो है करीब 65 से 90 दिन की अवस्था के बीच में होती है तो उस समय ज़्यादातर देखा गया है कि मिलीबग और जो लाल सड़न होती है वो बीमारी ज़्यादा कॉमन है गन्ने में। तो मिलीबग से बचाव के लिए हमारे किसान भाई वही मंटुआस जिसका पहले भी मैंने नाम लिया था पायरिल्ला के लिए, उसी मंटुआस को दोबारा जो है 400 मिलीलीटर मंटुआस 1 एकड़ के लिए, और लाल सड़न से बचाव के लिए अजूरा नामक दवाई है और 250 मिलीलीटर अजूरा जो है 100 लीटर पानी में घोल करके अगर स्प्रे करते हैं तो आप किसान भाई जो है लाल सड़न समस्या से निजात पा सकते हैं।
डॉक्टर साहब, अगर कुछ सहफसली खेती के बारे में हम बात करें गन्ना फसल के साथ, तो क्या वो भी कुछ हैं? अपने किसान भाई बहनों को क्या बताना नहीं, चाहेंगे? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, गन्ना जब किसान भाई गन्ना बुआई करते हैं तो उसके जमने में और अंकुर आने से लेकर के कल्ले बनने की अवस्था में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय निकल जाता है। तो इस समय चाहे तो, और गन्ने का उस समय फोलिएज जो है, वो पत्तियां या तने उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो खेत में जगह होती है। तो किसान भाई चाहे तो गन्ने के साथ में कुछ फसली खेती कर सकते हैं। अगर शरतकालीन की बात करें तो शरतकालीन गन्ने के साथ में जैसे चाहे किसान भाई तो आलू लगा सकते हैं, फूल गोभी की भी खेती कर सकते हैं, पात गोभी लगा सकते हैं, गांठ गोभी, मूली हो गया, सलजम, गाजर, लाही, मटर, मसूर, राजमा, चना, ठीक है, ये सब फसलों की खेती जो है अगर शरतकालीन गन्ना लगाते हैं तो उसके साथ में कर सकते हैं। बसंतकालीन गन्ना अगर हमारे किसान भाई लगा रहे हैं तो इस समय जो है वो मूंग का, उड़द का, लोबिया का, प्याज का, धनिया का और कद्दू वर्गीय जो सब्जियां होती हैं उसकी भी साफ फसली खेती कर सकते हैं और ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे अपनी बात को ख़त्म करने से पहले। जो फसल की कटाई होती है उसके उपरांत अगर कुछ फसल के प्रबंधन के बारे में आप जानकारी देना चाहें तो वो भी हमारे किसान भाई बहनों को बताएं। बिल्कुल। देखिए, गन्ने की फसल की बुआई से लेकर के कटाई का जो समय है वो लगभग करीब 10 महीना तक, अगर 10 महीने के आसपास में करता है तो अच्छा जो है फसल का उत्पादन ले पाएंगे जो है। और दूसरा, अगर गन्ने की पेड़ी लेनी है, गन्ने की पेड़ी, अच्छी पेड़ी लेनी है, तो उसके लिए किसान भाइयों को ये चाहिए कि गन्ने की अच्छी पेड़ी लेने के लिए जो गन्ने की कटाई जो करें वो ज़मीन की सतह से, एकदम ज़मीन की सतह से करनी चाहिए। और कोशिश ये होना चाहिए कि 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में करें। तो जो लेट कटाई होती है उसमें पेड़ी बहुत अच्छी आती है, ठीक है। और दूसरा, जैसे गन्ना भेजने के लिए काटते हैं किसान भाई लोग जो है, कई बार पर्ची आई और गन्ने के लिए काटा फिर नहीं भेज पाए, तो उस दशा में क्या है कि रखने से उसका वजन कम हो जाता है। तो उसको जो है गन्ना भेजने में अगर विलम्ब होता है तो उस दशा में चाहिए कि गन्ना का जो ढेर है उसके ढेर को जो है सूखी पत्ती उत्ती से ढक करके और पानी का छिड़काव करते रहें, जिससे कि गन्ने का जो है वजन जो है वो कम ना होने पाए। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो हमारे किसान भाइयों को जो है फसल की कटाई के उपरांत जो है करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि बहुत सारी जानकारियाँ गन्ना फसल की बेहतर उत्पादन तकनीकी के बारे में हमारे श्रोताओं को आपने बताई, और उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों को ज़रूर इससे लाभ मिलेगा और आगे भी इसी तरीके से हम विभिन्न विषयों पर बातचीत करते रहेंगे। आज आप वक्त निकाल करके हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते डॉक्टर साहब एक बात और कहना आपसे चाहेंगे या जानना चाहेंगे इनफैक्ट, कि अगर हमारे किसान भाई बहन कुछ जानना चाहें आप से या किसी कृषि विशेषज्ञ से, तो क्या कोई ऐसा संपर्क सूत्र है जिसके माध्यम से वो बात कर सकें या जानकारी ले सकें? अपनी कोई उनकी व्यक्तिगत समस्या है खेती से संबंधित तो वो आपसे पूछ सके, इंडोरामा की कोई ऐसी व्यवस्था है क्या? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अभिषेक। किसान भाई अगर इंडोरामा कंपनी से जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, तो अगर चाहें तो किसी भी तरीके का समाधान लेना चाहते हैं या उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट यूज़ किया है और उसमें कोई कंप्लेन है, उनको समस्या है किसी तरीके से, तो इंडोरामा कंपनी का एक ग्राहक सेवा नंबर है जिसको किसान भाई नोट कर लें, 1800-180-5244। मैं हिंदी में एक बार बता देता हूँ, 1800-18-0-5244। तो इस नंबर पे किसान भाई 24 घंटे कभी भी फ़ोन करके आप किसी तरीके की जानकारी ले सकते हैं या किसी तरीके का जो है कोई अगर उनका कंप्लेन है या कोई सुझाव, जैसा भी चाहे वो इस नंबर पे आप किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आज आप वक्त निकाल करके हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। फिलहाल दोस्तों, देश की शान हमारा किसान, ये कार्यक्रम आप लगातार इसी तरह से सुनते रहेंगे जिसमें विभिन्न विषयों पर हम बातचीत करते रहेंगे, सामुदायिक विषय रहेंगे जिससे हमारे किसान भाई बहनों को खेती करने में और ज़्यादा फायदा हो, कम लागत में ज़्यादा उपज वो पा सकें, यही हमारा उद्देश्य है। फिलहाल आज के इस अंक में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सुनते रहिए 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो KGMU गूंज। देश की शान हमारा किसान।